मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लैटिस एनर्जी पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, लैटिस एनर्जी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। एट द टाइम ऑफ पैकिंग ऑफ आयंस, सम एनर्जी रिलीज्ड एज आयंस एडेड विथ ईच अदर। क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ते हैं, आयन युग्म बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये आयन युग्म बनने के बाद में फिर से इसमें एक धन आवेशित आयन जुड़ रहा है और प्लस माइनस प्लस इस तरह से एडिशन हो रहा है और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है और सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहता है और एनर्जी रिलीज होती है। यानी सो इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि बहुत सारे आयन आपस में जुड़ते जाते हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है। सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस फॉर्म आयनिक क्रिस्टल, तो हम लैटिस एनर्जी कहेंगे या फिर वाइस वर्सा होगा। आप ये देखिए, mx सॉलिड यानी 1 मोल सॉलिड आयनिक क्रिस्टल है और m प्लस गैसियस ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये नेगेटिवली चार्ज आयन है और 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस हैं और U इज लैटिस एनर्जी। आयनिक क्रिस्टल्स आर बिग साइज्ड, बड़े आकार के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं एंड स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा के कारण जो है ये स्टेबल होते हैं। As more number of ions added, more energy released by crystal and become more stable। तो इससे हम क्या नतीजे पे पहुंचते हैं कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, जुड़ते जाएंगे, उतनी ही ऊर्जा रिलीज होगी और क्रिस्टल उतना ही स्थायी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा जालक ऊर्जा, और जालक ऊर्जा के डिटर्मिनेशन के लिए, उसके एस्टिमेशन के लिए दो मेथड्स सामने आते हैं। पहला है थ्योरेटिकल मेथड, बॉर्न्स इक्वेशन से हम थ्योरेटिकली लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड है दैट इज नोन एज बॉर्न-हार्बर साइकिल। तो आज हम थ्योरेटिकल मेथड देखेंगे बाय बॉर्न्स इक्वेशन। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, व्हेन कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कम क्लोज टू ईच अदर। क्या होगा कि जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, बट एट अ स्टेज देयर इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और स्थायित्व की स्थिति कब आएगी, एट स्टेबल स्टेट बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। स्थायित्व कब होगा, जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, संतुलन की अवस्था आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन जो होगी उसको बॉर्न्स इक्वेशन कहेंगे और वो इक्वेशन है Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन D प्लस BE स्क्वायर DN। यहाँ पर ये पार्ट अट्रैक्शन यानी आकर्षण को दर्शा रहा है और ये वाला पार्ट जो सेकेंड पार्ट है वो रिपल्शन को दर्शा रहा है। जो डिफरेंट टर्म्स है यहाँ पर, Z1 और Z2 इज चार्ज ऑन आयंस, आयंस के ऊपर जो चार्ज है, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, D इज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो नाभिकों के बीच की दूरी है। B जो है वो रिपल्शन कोफिशिएंट, N इज बॉर्न्स एक्सपोनेंट, और बॉर्न्स एक्सपोनेंट के केस में क्या होता है, इट्स वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाएगा तो N का मान भी परिवर्तित होता जाएगा। वो किस तरह से परिवर्तित होगा वो हम देखेंगे कि N का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट देखते हैं कितना होगा, तो अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एग्जांपल आप देखिए लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2, तो यहाँ पर
N का मान 5 होगा। नियॉन के केस में सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 के केस में N का मान 7 होगा। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जाम्पल्स जिसके हैं पोटेशियम प्लस और Ca+2, तो N का मान 9 होगा। क्रिप्टॉन के केस में रुबिडियम प्लस और ब्रोमाइड, ब्रोमीन माइनस या ब्रोमाइड कहिए आप इसको, तो N का मान 10 होगा। जेनॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन है दैट मीन्स सीजियम प्लस और आयोडाइड, इसके केस में N का मान 12 होगा। अब हम क्या देखेंगे, ये हमने डिफरेंट आयंस के लिए N का वैल्यू देखा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आयन युग्म के बनने वाली स्थिति है जहां पर कि हम जालक ऊर्जा को पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा आयन युग्म के लिए। फॉर आयन पेयर वैल्यू ऑफ N विल बी एवरेज ऑफ बोथ द आयंस, दोनों आयंस का जो है हम एवरेज निकालेंगे। जैसे LiCl के केस में Li प्लस के लिए N का वैल्यू है 5 और क्लोराइड के लिए है 9, तो LiCl आयन पेयर जो है उसके लिए N का मान होगा 5 + 9 अपॉन 2 दैट इज 7। अब हमें क्या देखना है, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आप देखिए इनकी व्यवस्था कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, ये सोडियम क्लोराइड के केस में मैं आपको बता रही हूँ। तो सोडियम क्लोराइड के केस में पॉजिटिव आयन है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से ये सब अरेंज्ड है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इन अ क्रिस्टल नॉट ओनली सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, केवल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होगा क्रिस्टल में, पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ आयंस आर देयर। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि काफी सारे आयंस यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ आप देखिए एक प्लस और एक माइनस आयन, यानी दोनों के बीच की दूरी है d। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, d डिस्टेंस के ऊपर एक सोडियम आयन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एवरी सोडियम आयन एट d डिस्टेंस 6 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। फिर √2d डिस्टेंस यहां से आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, एक सोडियम से d डिस्टेंस पे 6 क्लोराइड आयन थे और √2d डिस्टेंस पे 12 सोडियम आयंस मौजूद हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, √3d डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है, 8 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट √4d डिस्टेंस, या फिर हम उसको 2d डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पर √2d डिस्टेंस पे 6 सोडियम आयंस आर प्रेजेंट। उसके बाद में √5d डिस्टेंस के ऊपर 24 क्लोराइड आयंस मौजूद हैं और √6d डिस्टेंस के ऊपर 24 सोडियम आयंस मौजूद है। ये हमने सिर्फ छोटा सा पिक्चर देखा है, और जहां पर कि नंबर ऑफ आयंस भी सिर्फ लिमिटेड ही कंसिडर हुए एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आगे जो यूनिट सेल्स हैं वो जब ऐड होती रहेंगी तो और भी सोडियम और भी क्लोराइड आयंस इसमें ऐड होंगे। तो अब हम इससे किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इक्वेशन 1, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन देखी, बॉर्न्स इक्वेशन देखी, इक्वेशन 1 इज नॉट सफिशिएंट। केवल ये सिर्फ तो या आयन युग्म के लिए है, केवल ये ही काफी नहीं है क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए। अबाव फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। बाकी भी हमको ये जो नंबर ऑफ आयंस है इंक्रीज होते जा रहे हैं, इन सबको भी हमें कंसिडर करना होगा। इफ Pe is equal to Pe1, then Z1 and Z2 is equal to plus and minus because both ions are univalent. सोडियम और क्लोराइड के केस में एक सोडियम प्लस है और क्लोराइड माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही यूनिवेलेंट होंगे। अब जैसा कि अभी हमने देखा था इक्वेशन 1 में अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर अलग अलग संख्या है सोडियम और क्लोराइड आयंस की, तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो Pe1 विल बी
माइनस 6e² अपॉन डी प्लस 12e² अपॉन √2d माइनस 8e² अपॉन √3d प्लस 6e² अपॉन 2d माइनस 24e² अपॉन √5d प्लस 24e² अपॉन √6d माइनस सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, माइनस e² अपॉन डी को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा अंदर का एक्सप्रेशन होगा ब्रैकेट के अंदर का 6 माइनस 12 अपॉन √2 प्लस 8 अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 24 अपॉन √5 माइनस 24 अपॉन √6 प्लस सो ऑन। जब हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे और माइनस e² अपॉन डी पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद इसका जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी 1.74758। इसको हम नाम देंगे ए, दैट इज मेडलिन कांस्टेंट। और ये मेडलिन कांस्टेंट फॉर सोडियम क्लोराइड, जो अभी हमने पहले स्ट्रक्चर देखा था, सोडियम क्लोराइड इज 6:6 स्ट्रक्चर और ए का मान जो है वो परिवर्तनशील है, इट्स वैल्यू चेंजेस विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर 6:6 है तो मेडलिन कांस्टेंट का मान ये होगा, पर सीजियम क्लोराइड जो है वो 8:8 होगा, उसका मान होगा 1.96267। कैल्शियम फ्लोराइड इट इज 8:4, इसका मान है 5.03878। TiO2 के केस में it is 6:3, so its value is 4.816। और जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड की जो व्यवस्था है it is 4:4 और यहाँ पर मेडलिन्स कांस्टेंट का मान है 1.638। तो आपने क्या देखा, अलग अलग दूरियों पे आयंस की संख्या अलग अलग होगी। जब मेडलिन कांस्टेंट का मान हम निकालेंगे तो हर व्यवस्था के लिए इसका मान अलग अलग होगा। दूसरा फैक्टर जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन था अभी हमने देखा था, सेकेंड फैक्टर ऑफ बॉर्न्स इक्वेशन शोज रिपल्सिव फोर्सेस। ये आकर्षण बलों को दर्शाता है और ये प्रतिकर्षण बलों को दर्शाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द आयंस कम क्लोज टू ईच अदर रिप्रेजेंटेड बाय Pe2। ठीक है, जो हमने पहली इक्वेशन देखी थी उसके कंटिन्यूएशन में हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों आयंस के इलेक्ट्रॉन्स जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Pe2 से, एज these forces increasing proportional to Dn, so only close ions are affected। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, the potential energy is inversely proportional to Dn, यानी अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो इसका मान कम होता जाएगा, इसका मान कम होता जाएगा, यानी सिर्फ जो नजदीकी आयंस हैं उनका ही मान हम कंसीडर करेंगे। Both the ions come close to each other represented by Pe2 as this force is inversely proportional to Dn। प्रतिकर्षण बल जो है वो Dn के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में क्या होगा, सो ओनली क्लोज आयंस आर अफेक्टेड, केवल नजदीक वाले जो आयंस हैं उनका प्रभाव होगा। तो हम फाइनली समराइज इसको करेंगे। In sodium chloride, every sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and every chloride ion is surrounded by 6 sodium ions। तो यहाँ पर N का मान हम निकालेंगे, तो सोडियम के लिए N का मान है 7 और क्लोराइड के लिए N का मान है 9। तो हमें N का दोनों इक्वेशन को कंसीडर किया हमने, बोथ इक्वेशन, तो आपका समीकरण था P is equal to A E² Z² अपॉन D प्लस BE² D टू द पावर N। A यहाँ पर मेडलिन कांस्टेंट है जिसको हम डिटेल में यहाँ देख चुके हैं। B इज रिपल्शन कोफिशिएंट। तो आपका Pe2 का मान यहाँ पर जो हमने देखा ये 8, इसका N का मान 8 आया था, सो Pe2 विल बी 6DE² अपॉन D टू द पावर 8। अब हम
फाइनली किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है तो ए का मान बढ़ेगा, समन्वय संख्या बढ़ेगी तो मेडलन कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, और अगर मेडलन कांस्टेंट का मान बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि U इज प्रोपोर्शनल टू A। इस प्रकार आप देखेंगे कि थ्योरेटिकली बॉर्न्स इक्वेशन की सहायता से हम जालक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।